नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कराने को लेकर कश्मीरी पंडितों के कई संगठनों ने बुधवार को जम्मू में प्रदर्शन किया। फारूक के कथित राष्ट्र विरोधी बयानों के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन के दौरान पार्टी माइग्रेंट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी MPMCC के अध्यक्ष विनोद पंडित ने कहा कि राष्ट्र विरोधी टिप्पणी करना फारूक अब्दुल्ला की आदत में शुमार हो चुका है। साथ ही साथ उन्होंने अब्दुल्ला की हालिया टिप्पणी पर उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की भी मांग की। आपको बता दें कि अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा था कि वो अलगाववादियों के साथ खड़े हैं। इस पर MPMCC के राष्ट्रीय प्रवक्ता किंग भारती ने कहा कि कश्मीरी अलगाववादियों के पक्ष में फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग हम लोग कर रहे हैं। हजरतबल में अपने पिता और नेका के संस्थापक शेख अब्दुल्ला की 111वीं जयंती के अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हम भी आपके साथ खड़े हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपना दुश्मन न माने, हुर्रियत आगे बढ़े और जब तक आपके कदम सही रास्ते पर हैं हम आपके साथ हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सवाल ये कि आखिर हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में, और सवाल ये भी कि जिस तरह की राजनीति वहां लंबे समय से होती आ रही है, क्या उस पर कभी विराम लगेगा। चर्चा करेंगे इस पर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की जुबान कुछ ज्यादा ही फिसलती है और उस पर लगाम कसना तो वो आज तक सीख ही नहीं पाए। वो बोलते हैं तो खूब, लेकिन जिस देश और प्रदेश की रोटी खाते हैं, जहां से उन्हें पद और प्रतिष्ठा मिलती है, उसे ही एक झटके में दरकिनार कर देते हैं। जरूरत पड़ने पर वो न सिर्फ भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, बल्कि अलगाववादियों के साथ खड़े भी हो जाते हैं। फारूक कभी पाकिस्तान को सीख देते हैं तो कभी हुर्रियत को, लेकिन ऐसा वो तभी करते हैं जब खुद सत्ता में रहते हैं या उनके पुत्र जेके पर राज कर रहे होते हैं। पाकिस्तान को वो तब झिड़कते हैं जब शासन की चाबी उनके हाथ में होती है, लेकिन सत्ता से बाहर रहते हुए वो कश्मीरी अलगाववादियों के सुर में सुर मिलाते हैं। इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला ने अपने देशद्रोही बयान को लेकर काफी आलोचना झेली है, लेकिन सत्ता से बाहर रहते हुए वो कश्मीरी अलगाववादियों के सुर में सुर मिलाते हैं। सच तो यह है कि फारूक को देश से कोई प्यार नहीं, उन्हें अपना पद और प्रतिष्ठा प्यारी है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि उनके आलोचकों और नेताओं का कहना है। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब का दोहरा चरित्र इसमें साफ दिखाई देता है। जब वो सत्ता में रहते हैं तो अलगाववादियों के खिलाफ बोलते हैं, अलगाववादियों को जेल में डाल देना चाहिए। सत्ता के बाहर आते हैं तो अलगाववादियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि सत्ता ऐसी चीज हो गई कि देश हित की उनको चिंता नहीं है। मैं समझता हूँ उनका बहुत ही गैर जवाबदार बयान है। मैं इस बयान की निंदा करता हूँ। उनकी मजबूरी है, पावर में नहीं है और मजबूरी है, अपनी जायदाद है, धन दौलत है, घर है, सिक्योरिटी नहीं है, और जो गुनाह किए हैं उन्होंने उनका हिसाब तो लोग मांगेंगे, डर उस बात का है। फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान बहुत ही हमको आश्चर्य और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगा है। यही फारूक अब्दुल्ला थे पहले वैली के अंदर सेपरेटिस्ट के खिलाफ, हुर्रियत के खिलाफ अनेक बार बयानबाजी किए हुए थे, और आज अचानक इस उम्र में कौन सा ज्ञानोदय उम्र फारूक अब्दुल्ला साहब खो गया मुझे मालूम नहीं। अचानक वो सेपरेटिस्ट के, हुर्रियत के रास्ते पर चलना चाहते हैं। उमर साहब तो पाकिस्तान का वकालत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फारूक साहब अब हुर्रियत और सेपरेटिस्ट का उनके रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं। सच तो यह है कि फारूक को देश से कोई प्यार नहीं है, उन्हें अपनी पद और प्रतिष्ठा प्यारी है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि उनके आलोचकों और नेताओं का कहना है। फारूक के बयान से कश्मीरी पंडित नाराज हैं, क्योंकि उनकी नजर में वो देशद्रोही है। कश्मीरी पंडितों की नाराजगी जायज भी है, क्योंकि पाक परस्त हुर्रियत के नेताओं की दोगली चाल के कारण कश्मीर जन्नत अब जहन्नुम में तब्दील हो गई। जो पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलते हैं, उनका साथ देना, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देना, इस बात की तस्दीक करता है कि फारूक के कदम देश विरोधी हैं। इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए, और जरूरत हो तो गिरफ्तार करके जेल भी भेजना चाहिए।
कश्मीरी पंडितों की भावनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि फारूक जैसे नेताओं के कारण आज उन्हें अपनी धरती और माटी से महरूम होना पड़ा है। सुदर्शन न्यूज के लिए आईपी त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह के हालात हैं। और सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि इन राजनेताओं को हो क्या जाता है, सत्ता में आने पर कुछ और कहते हैं और सत्ता में जब नहीं रहते तो क्यों अचानक इनकी तमाम स्ट्रेटेजी, तमाम प्लानिंग और तमाम बयान बदल जाते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ आशीष धर हैं जो कि कश्मीरी पंडित हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं कमल किशोर शर्मा जो कि कश्मीरी मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूंगी कमल किशोर शर्मा आपसे, जिस तरह की राजनीति वहां पर होती रही और खास तौर से अगर मैं बात करूं फारूक अब्दुल्ला की, आखिर हो क्या जाता है, सत्ता में रहने पर कोई और बात, कोई और रणनीति और सत्ता से बाहर आते कहीं और। देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा मैडम कि सबसे पहले जी हमें 50 साल 60 साल पीछे जाना पड़ेगा जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। जी तो इसी पार्टी के मुखिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख अब्दुल्ला वो मेन आर्किटेक्चर थे जी विलय के, और उन्होंने ही सबसे पहले देश के साथ देशद्रोह किया था। अब्दुल्ला परिवार का पिछले 65-70 साल से और 3 पीढ़ियों से यही रवैया रहा है, भारत विरोधी। जी आपको ज़रूर याद होगा कि जब 8 अगस्त 1953 को फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करा गया था, तो उनके विरुद्ध एक कश्मीर कॉन्स्पिरेसी नामक केस दर्ज करा गया था, जो कि खुफिया एजेंसियों की पूरी रिपोर्ट्स थी कि इनके पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ संबंध थे और इनके भड़काऊ भाषण की टेप भी पंडित नेहरू को सौंपी गई थी और इनके पत्र थे, पत्राचार हुआ था पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के साथ में। ये सारे दस्तावेज दिए गए थे और इन्होंने भारत के प्रति घृणा फैलाने का पूरा साहित्य तैयार करा गया था। जब इनको और मिर्जा अफजल बेग सहित 22 लोगों को जेल में डाल दिया गया, तो इनकी पत्नी बेगम अकबर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बहुत बड़ी मात्रा में नकदी प्राप्त करी, विस्फोटक सामग्री प्राप्त करी और जितनी भी दूसरी चीजें थीं, जो कि इनके घर से टाइपराइटर्स पकड़े गए, लिथो मशीन पकड़ी गई और जो विस्फोटक सामग्री थी वो पुलों को, सैन्य प्रतिष्ठानों को उड़ाने के लिए और जितने भी धार्मिक स्थल थे, चाहे वो हिंदुओं के हों चाहे मुसलमानों के, सबको ब्लास्ट करने के लिए और सरकारी तंत्र को पंगु करने के लिए इन्होंने पाकिस्तान से सहायता ली। ये पूरा परिवार उस दिन से लेकर आज तक देशद्रोही है। मैं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बेस पर आपको ये साबित कर सकता हूं। इसी परिवार ने, शेख अब्दुल्ला ने एक प्लेबिसाइट फ्रंट बनाया था जिसमें कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग उठाई गई थी। लेकिन इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री, मैं माफी चाहूंगा कहते हुए, इन्होंने कश्मीरी जनता के जज्बातों को, उनकी मांगों को बेच दिया। थोड़ी सी और ऑटोनॉमी इन्हें चाहिए थी, जिसको कि इंदिरा शेख अकॉर्ड कहा जाता है। आज यही लोग अलगाववादियों का समर्थन कर रहे हैं और फारूक अब्दुल्ला के लिए, उमर अब्दुल्ला के लिए और इनके एक और भाई हैं मुस्तफा कमल, उनके लिए देश के विरुद्ध बोलना कोई नई चीज नहीं है। आपको याद होगा 27 नवंबर को पिछले साल शेख अब्दुल्ला ने कहा था कि पीओके पाकिस्तान के पास रहने दो। हाँ। आप इस देश के नागरिक हैं और 1994 में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने यह रेजोल्यूशन पास करा था कि पीओके भारत का हिस्सा है। आप भारत के संविधान को नहीं मानते। कमल किशोर शर्मा जी, आप देख रहे हैं किस तरह के हालात हैं। केंद्र में बैठे हुए हमारे एक राजनेता कहते हैं भारत ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो सवाल तो ये है कि कहीं ना कहीं हमें भी तो अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। जिस तरह की राजनीति जम्मू कश्मीर में भी होती आई है और जिस तरह के हालात वहां के रहे हैं, अब कहीं ना कहीं तो बदलाव की जरूरत है। सवाल अब ये है आशीष धर, अगर कश्मीरी पंडितों की ही हम बात करें, और कश्मीरी पंडित ही क्यों, हमें कश्मीरी हिंदुओं की बात करनी चाहिए, वहां पर क्या सच में कोई सुनने वाला है आपकी बात को? नहीं, हमारी बात को तो सुनने का सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि हमारी पहले तो जब 5 लाख लोगों को वहां से विस्थापित कर दिया कश्मीर से, तो बात सुनने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां तो ह्यूमन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वही नहीं रहे, तो बात कौन सुनेगा।
लेकिन मैं जो अभी हम बात कर रहे थे कश्मीर इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की के इतिहास के बारे में, उसमें कुछ और तथ्य सामने रखना चाहूँगा, और वो कश्मीरी हिंदू की हैसियत से। तो पिछली बार जो मैं पिछले शो में आया था उसमें मैंने ये कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो राजनीति है वो एक नियंत्रित अलगाववाद की राजनीति है। अब ये नियंत्रित अलगाववाद जो उस समय मैंने कहा, उस समय की तंगी के कारण मैं ये नहीं बता पाया कि नियंत्रित अलगाववाद तो केवल एक पहलू है, दूसरा पहलू है फुल ब्लोन सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। क्योंकि जब उनकी स्थापना हुई, जो 47 से पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई, तो उनका जो मेन मुद्दा था वो ये था कि किस तरह से जो कश्मीर का जो राज्य है वो महाराजा हरि सिंह के साम्राज्य से अलग हो जाए। और उसका कारण मूलतः ये था क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी थी और एक हिंदू राजा था, और इस कारण से ये एक सैद्धांतिक मसला बन गया कि क्यों ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हिंदू राजा के अधीन मुस्लिम जनता कैसे रह सकती है। तो ये तो इनका जो मूल सिद्धांत है, तो इससे वो कभी डिविएट नहीं कर सकते, इससे वो कभी दूर नहीं जा सकते। तो ये हमेशा से ऐसा ही करते आ रहे हैं। अब 1947 में क्या हुआ? 1947 में ये हुआ कि नॉर्मली उनका जो रुझान था वो पाकिस्तान की तरफ ही था, वो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाते, वो कश्मीर को लेके उनकी राजनीति ऐसी थी कि वो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ देते। पर 1947 में उन्हें ये पता चला कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो उनको पसंद नहीं करते और उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य वहां जीरो दिखाई दिया, तो इसलिए उनको मजबूरन भारत के साथ आना पड़ा। पर क्योंकि उनका जो निजी स्वार्थ था, जो राजनीतिक स्वार्थ था, वो था एक राजा की तरह रहने का, इसलिए उन्होंने कभी इंडिया के साथ भी पूरी तरह से वो संबंध नहीं बनाए जो एक नॉर्मल मुख्यमंत्री को बनाने चाहिए, और वो हमेशा अलगाववाद करते रहे और सांप्रदायिकता बढ़ाते रहे। सवाल अब ये है, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को जानते हैं कमल किशोर, जिस तरह की तमाम स्थितियां अभी हम देख रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं आशीष धर ने भी, आप अंदाज़ा लगाइए जिस राज्य में हुर्रियत की बात कर लें, वहाँ के सेपरेटिस्ट की बात कर लें, वहाँ के लोगों में अवेयरनेस की हम बात करें, जो पत्थर लेकर 500 रुपये में पूरे दिन पत्थर फेंकते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से घायल भी होते हैं, कई बार मारे भी जाते हैं और कई बार हमारे तमाम फोर्सेस की जान भी लेते हैं। सवाल अब ये कि क्या उन लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि इन तमाम सेपरेटिस्ट के बच्चे विदेशों में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बच्चे पूरी तरह से सेफ हैं, सिक्योर हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो पत्थर मारने क्यों नहीं चले आ रहे हैं यहाँ पर? क्या ये अवेयरनेस फैलाने के बाद वहां के हालात सुधरने की तरफ नहीं बढ़ेंगे? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं इस विषय में आपके साथ एक चीज जोड़ना चाहूंगा आपकी बातों में। अभी आपने देखा होगा जब कश्मीर में बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद जो दंगे फसाद हुए, उसके बाद कश्मीर में 32 स्कूल जलाए गए हैं, जिसको लोग धर्म से जोड़ रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म देखिए, स्कूल जलाए जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं। उसमें धर्म से ज्यादा जिहाद शामिल है। जो आपका सवाल है उसका जवाब इसी में छुपा हुआ है कि केवल स्कूल जलाए गए। पाकिस्तान में भी जब हमला हुआ, हर हमले में 100 से ऊपर बच्चे मारे गए, वो भी स्कूल थे। एक तो शायद आर्मी स्कूल था। आर्मी स्कूल आप ये देखिए कि मदरसे पर हमला नहीं होता। मदरसे पर हमला होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने मुस्लिम धर्म के किसी संस्थान पर हमला नहीं करना चाहते। उन्हें मदरसे में पैदा होने वाली जनरेशन चाहिए जिसको नहीं पता कंप्यूटर क्या होता है, मोबाइल क्या होता है, साइंस क्या होता है, देश के दूसरे हिस्सों में क्या चल रहा है। उन्होंने वहां पर ऐसे मूर्ख जनरेशन को वो पैदा करना चाहते हैं जो कि उनके इशारे पर जान देने को तैयार हो, जान लेने को तैयार हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जान लेने को भी तैयार हो, जान देने को भी तैयार हो। तो कश्मीर की जो असली समस्या है वो एक एजुकेशन की भी है। तो जो आपने कहा है कि अवेयरनेस तब आएगी जब कश्मीरी, आम कश्मीरी की बात कर रहा हूं मैं, अलगाववादी नेताओं और बड़े बड़े जो इंडिया हैबिटेटर में सेंटर में बैठने वालों की बात नहीं कर रहा, जब तक उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी और ये अलगाववादी उनको FM चैनल से दूर रखते हैं, सिनेमा से दूर रखते हैं और हर उस तरह की चीज से दूर रखते हैं जिनसे उनमें अवेयरनेस फैले। इसीलिए स्कूलों पर हमले किए गए थे। तो आप कितने कश्मीरियों को जाकर के शिक्षित करेंगी, कितने कश्मीरी नौजवानों को जाकर इनकी सच्चाई बताएंगी? ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि हर अलगाववादी के बीवी बच्चे विदेशों में या दिल्ली में
सुरक्षित हैं। हाँ, पूरी तरह से सुरक्षित हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, और सही शब्द होगा कि अय्याशी कर रहे हैं उस पैसे पर जो हम सबका है, बिल्कुल। जो वहां के कश्मीरी बच्चों को मिलना चाहिए उनके पैसे पर, जो वहां के तमाम लोगों को मिलना चाहिए उनके पैसे पर। सवाल अब ये कि अवेयरनेस के अलावा जिस तरह की स्थितियां वहां पर बन रही हैं, सरकारों की हम बात करें, सेपरेटिस्ट को क्या अभी भी समझ में नहीं आया कि इलेक्शन वहां किस तरीके से होते हैं, उसमें किस तरह से वो मुंह की खाते हैं, बावजूद बार बार ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन में भाग मत लीजिए। हम देखते हैं लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, वोटिंग परसेंटेज कितना लगातार बढ़ता जाता है, बावजूद इसके सुनने वाला कौन है इनकी, सवाल ये भी है ना। देखिए, जहां तक आपने बोला कि इनकी सुनने वाला कौन है, कश्मीर का कोई भी नेता, चाहे वो किसी भी दल का हो, वो कश्मीरी जनता को, आवाम को अपनी आवाज सुनाना ही नहीं चाहता। आपने देखा होगा 131 दिन तक कश्मीर जला है बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद। मेरे को याद नहीं आ रहा कि कोई भी विधायक, कोई भी सांसद और किसी भी पार्टी के ऑफिस बेयरर्स या कैडर पब्लिक के बीच में गया हो कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर आग लग रही है, लोग जल रहे हैं, मुझे पब्लिक के बीच जाना चाहिए, मेरे वॉलंटियर्स को जाना चाहिए। कश्मीर के नेताओं का एक ही मकसद है, येन केन प्रकीर्ण, सत्ता में आना, चाहे वो लोकसभा है चाहे विधानसभा। कभी भी वे जनता के बीच नहीं जाते। और दूर मत जाइए, आप अब्दुल्ला परिवार को ही ले लीजिए, पिछले 70 साल से जब ये सत्ता में होते हैं तब ये कश्मीर में होते हैं, वरना लंदन में अय्याशी कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं, और किस तरह के हालात हैं हम ये भी समझ सकते हैं। आशीष दर, हम जिस तरह से पूरे देश की राजनीति की बात करते हैं, और आप देखते हैं कि यहाँ पर तुरंत एक सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है, इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तुरंत एक सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है कि देखिए, क्योंकि आप अल्पसंख्यक समाज से नहीं हैं, क्योंकि आप बहुसंख्यक समाज से हैं, तो आपकी बात सुनी जा रही है। यहाँ सवाल कोई पूछ ले अगर कि अच्छा, माइनॉरिटी का मतलब क्या है? कश्मीर में तो हिंदू बहुत कम है, तो माइनॉरिटी आप उनको मानिए। अगर आप माइनॉरिटी की बात करेंगे तो फिर पारसी और जैन की बात करिए, मुस्लिम्स की आप बात मत करिए, क्योंकि परसेंटेज देखिए कि कितने हैं वो। सवाल अब ये कि वहाँ के लोगों की, वहाँ के हालात की अगर बात करें, और जैसा कि अभी बताया कमल किशोर ने भी कि वहाँ के राजनेता वाकई में सुनते हैं। वोटिंग के समय तो हो सकता है, वोट लेने से पहले हो सकता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हों। जी, तो इसमें हमें फिर से इतिहास में अगर हम झांक के देखें तो जो कश्मीर की राजनीति है उसकी नींव शेख अब्दुल्ला ने रखी थी, और जैसा मैंने कहा कि वो एक अलगाववाद और वो सांप्रदायिकता की राजनीति है। जो बाकी पार्टियां वहां बनी, वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इनके ऑफशूट्स थे, और धीरे धीरे वो उनको जैसे जैसे पॉपुलैरिटी मिली, वो भी सेम टाइप की राजनीति ही कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर की राजनीति की परिभाषा ही अलगाववाद की राजनीति है। अब जैसे कमल किशोर जी ने ये पॉइंट उठाया कि वहाँ पे कोई राजनेता जाके लोगों से बात नहीं कर रहा, कि स्कूल जल गए, उनकी अवेयरनेस बहुत कम है। उसका कारण ही ये है क्योंकि वो भय की राजनीति है। वहाँ कोई बाहर आके खुलेआम ये बोल नहीं सकता कि हम भारत के साथ हैं, क्योंकि वहाँ एक भय का माहौल पैदा किया गया है, और ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से ऐसा होता आ रहा है। दूसरा जो आपने पॉइंट उठाया वो है अल्पसंख्यक का पॉइंट। जो अल्पसंख्यक आमतौर से, खासतौर से हमारे देश में ये देखा गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष लॉज बनाए जाते हैं, विशेष कानून पास किए जाते हैं ताकि उनको सुरक्षित रखा जाए। लेकिन स्टेट लेवल पे अगर आप कश्मीर में देखें तो कश्मीर में शेख अब्दुल्ला ने 1950 में एक वो लैंड एग्रीगेशन एक्ट वो पास किया था, जिसमें सब हिंदुओं की जो जमीन थी वो छीन ली गई और वो मुसलमानों में बांटी गई। अब ये जो है ना, ये हर बहुत अलग अलग राज्यों में ऐसा हुआ कि एग्रीगेशन हुई, सीलिंग हुई लैंड की, पर एक ही ऐसा राज्य था जहां पे धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर ये रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो यहाँ तो अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हुआ है, ना कि उनको सुरक्षा दी गई है। ये क्या कश्मीर की बातें पूरे देश में नहीं फैलती हैं? ये वजह है क्या? बहुत बड़े लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता उन टॉपिक्स पे? क्या ये बड़ी वजह है कि वहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं चल पाती और हमारे तमाम राजनेता कुछ और ही हमारे सामने पेश कर रहे होते हैं? देखिए, मेरा इसमें ये मत है कि जब राजनेता कुछ बोलता है तो वो एक पॉलिटिकल करेक्टनेस के दायरे में बोलता है, वो सत्य की ज्यादा नजदीक नहीं होता, क्योंकि उसे बहुत सारी चीजें, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखनी है, अपना सब कुछ देखना है। तो यही कारण रह चुका है कि हमारे देश की राजनीति जो है वो अपीजमेंट की राजनीति है। कांग्रेस ने 60 साल ऐसा ही किया, और अब अगर कुछ बदल रहा है, सोशल मीडिया आ रहा है, लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो इस वजह से बहुत कुछ चेंज हो रहा है और लोगों के सामने अब असलियत
बाहर उभर के आ रही है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं था। हमारे साथ हम अपने दर्शकों को भी कहेंगे कि अगर आप चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं, लगातार अपने नंबर से हम फ्लैश कर रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, उनका हम फोन लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी बता दें कि टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लें। और सवाल ये कि सेक्युलरिज्म की अगर इस देश में आप बात करते हैं तो वो सबके लिए समान होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे पढ़ें, एम्पावर्ड हों, वो नौकरी करें, उनकी भी जान की सुरक्षा वैसे ही हो जैसे कि हमारे राजनेताओं की होती है, जैसे कि अलगाववादियों के बच्चों की होती है, उनके परिवारों की होती है। हमारे साथ एक दर्शक है, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, अपनी राय रखें। देखिए जी, हाँ, देखिए जो मैं विरोध पर बोल रहा हूँ, चेयरमैन माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जी, और जो हम डिमांड करें कि सेडिशन केस फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ किया जाए, जी, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है ये अल-फतह का मेंबर रहा है, ही इज द फाउंडर ऑफ अल-फतह। जब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर, उस टाइम फारूक अब्दुल्ला जो लंदन में पढ़ते थे, जी, और उसी टाइम उग्रवाद एक तंजीम जो थी अल-फतह, लंदन में उन्होंने इसकी नींव डाली है। और आज जो एनडीए सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भाजपा की सरकार है और जेडीके में इनकी कोalition सरकार है, जी, क्योंकि शहीद सलाउद्दीन और जो शहीद इलिशा गिलानी और डॉक्टर फारूक में कोई अंतर नहीं है। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को, नरेंद्र मोदी जी को, यहाँ के सीएम को और गवर्नर साहब को इंटरवेन करके इनको एफआईआर लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि जितना शहीद सलाउद्दीन को कसूरवार है, जिसने देशद्रोह किया है, गन कल्चर जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया है, जी, जिस तरह से यहाँ के गिलानी ने भारत के खिलाफ एक 100 का आजादी मूवमेंट चलाई है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो भारतीय सरकार है और जम्मू कश्मीर की सरकार, जब अपनी हमारी सरकार है, एक देशवादी सरकार है, तो उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे हैं? क्या उनके हाथ कहाँ पे बंधे हुए हैं? क्योंकि ये ज्वालामुखी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अंदर थी, जी, और ये वही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। इसी का बेटा जब मुख्यमंत्री 2014 में जम्मू कश्मीर में था, जी, इन्होंने मेरे कौसरनाथ यात्रा को अलगाववादियों के साथ मिलके उस कौसरनाथ यात्रा को स्टॉप किया। और जो कश्मीर में 3 महीने से अंग चल रहा है, उसमें भी इन्होंने मेरे ऊपर कश्मीर में स्टून पलटिंग की है। और कौसरनाथ यात्रा की बात करें तो उस टाइम एनडीए सरकार ने क्यों झुक गई कि मुझे जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम साउथ कश्मीर के अंदर है, और मुझे कहा आपको वहां से प्रोटोकॉल के तहत लाया जाएगा और जम्मू के क्षेत्र से आपको कौसरनाथ भेजा जाएगा। और बहुत मैं अब इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। जम्मू कश्मीर से हैं वो। कमल किशोर भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन एक छोटे से आप पूछना भी चाहते हैं उनसे। जी कमल किशोर, ब्रेक हम बाद में ले लेंगे। हाँ विनोद जी नमस्कार, कमल किशोर शर्मा बोल रहा हूँ। नहीं, शायद डिस्कनेक्ट हो गया उनका फोन। मैं आपकी बात लूंगी, मुझे एक छोटे से ब्रेक ले फिलहाल रुकना होगा। दोबारा आ सके तो मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुकूंगी अभी। ब्रेक के बाद तुरंत हम लौट रहे हैं इसी शो पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, हम बात कर रहे हैं उन तमाम राजनेताओं की जो सत्ता में रहते हैं तो कुछ और बात करते हैं, लेकिन सत्ता से बाहर निकलते ही अलगाववादियों की बात करने लगते हैं, हुर्रियत को आगे बढ़ने की बात कहने लगते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है, जिसके बाद लगातार मांग की जा रही है कश्मीरी हिंदुओं की तरफ से कि इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और ये मांग लगातार बढ़ रही है। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हम तमाम दर्शकों के फोन कॉल्स भी ले रहे हैं। हमारे साथ अभी डिफेंस एक्सपर्ट बीके खन्ना जुड़ गए, उनसे हम बात करेंगे। बीके खन्ना जी, हालांकि पहली बार इस विषय पर नेशनल टेलीविजन पर बड़े बड़े डिस्कशंस हमने देखे, जब पूछा गया कि भाई केंद्र सरकार इतना हजारों करोड़ रुपए क्यों खर्च करती है ऐसे लोगों पर जो सिर्फ और सिर्फ इस देश के दुश्मन हैं, यहाँ के आवाम के दुश्मन हैं। मैं बात कर रही हूँ अलगाववादियों की। उन लोगों के एयरफेयर, उन लोगों के बड़े बड़े होटल्स में रुकना, उसी सेना की उनको सुरक्षा मिलती है जिस पर वो पत्थर फिकवाते हैं। सवाल है कि क्या इसके बारे में दोबारा से सोचने की जरूरत नहीं है, वो भी बहुत जल्द?
नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ये हुर्रियत वाले या जो भी ये एंटी नेशनल हैं, इनके ऊपर ना केवल नजर रखनी चाहिए बल्कि इनके जो फाइनेंसिस जो आ रहे हैं, जो पहले चली आ रहे थे, अभी तो खैर शायद बंद हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस डिमोनेटाइजेशन, पर ये जो आ रहे हैं इनके ऊपर पहले कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरा ये बात जो फारूक अब्दुल्ला जी से ने जो कहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये जब चीफ मिनिस्टर थे तो मैं वहाँ पर ही पोस्टेड था उसी के अंदर, तो मैंने इनके देखा, इनका हेलीकॉप्टर हमारे ही उसमें आता था और वहाँ हमारे साथ जाकर ये गोल्फ भी खेलते थे उदयपुर में आकर, उसी के अंदर आने के लिए। तो ये एक किस्म से मतलब जहाँ पर भी कोई भी क्राइसिस जब होती है तो ये लंदन में होता है क्योंकि वाइफ वहाँ पर है। और दूसरा ये अभी मेरे ख्याल ये इसने जो बयान दिया है वहाँ पर जाकर इसीलिए दिया है कि अगर ये बयान वहाँ पर नहीं देगा तो यह इसके अंदर इतने हालात वहाँ पर खराब है कि रह नहीं सकेगा वहाँ पर। तो इसने बोला है कुछ ना कुछ कहो हुर्रियत को थोड़ा खुश करने के लिए। तो ये गिरगिट की तरह है। अगर आप देखेंगे तो पहले ये एनडीए के साथ में थे, फिर ये यूपी के साथ में आ गए, फिर मैं मतलब ये कांग्रेस के साथ में मिल गए। तो कहने का मतलब जो भी पार्टी उसमें होती है तो उसी का ये साथ देते हैं। तो मैं तो अगर मेरे से पूछा जाए तो हम आर्म फोर्सेज के अंदर तो ये फारूक अब्दुल्ला जो है इनके हमको जो बयान वगैरह देते थे तो कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल हो सकता है कि उसने ये कुछ स्पीकर दिया गया हो या कुछ एक और कुछ मकसद हो। मेरा इसका तो कोई है नहीं चाहिए। और अगर उसने कोई गलत काम किया है इस तरीके से जो लॉ के अगेंस्ट है तो मैं उनके साथ हूँ कि ला शुड टेक इट्स कोर्स और जो भी एक्शन चाहिए, क्योंकि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है और सिटीजन इंडिया ने कोई रूल तोड़ा है उसके अंदर से, और अगर लॉ है एडमिट करता है तो उसके अंदर क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और दूसरा ये कहना चाहूंगा कि ये जो लाजवादी हैं इनके मतलब जब सबसे पहले तो इनके जितने भी पर्क्स वगैरह हैं इनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं हमारे मतलब जो है टैक्स पेयर के उसके ऊपर है, और इनके जो यहाँ पर रहने के इंतजाम करने के इनको लेट देम पे आउट ऑफ देयर ओन ओनली। होना तो यही चाहिए। हम भी वही मांग कर रहे हैं कि इनका खर्चा हम क्यों उठाएं, सरकार के ऊपर इतना भार क्यों हो, टैक्स पेयर का पैसा इन लोगों की सुरक्षा पर क्यों जाए जो पूरे देश के लिए ही खतरा है। बने रहे आप बीके खन्ना जी हमारे साथ तमाम दर्शक भी जुड़ रहे हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। और सीधी सी बात यह है कि जिस तरह की राजनीति जम्मू कश्मीर में अभी तक हम देखते रहे हैं, वहां के बच्चों के द्वारा पथराव, सवाल यह कि वहां की आवाम क्यों नहीं पूछती इन अलगाववादियों से कि आपके बच्चे सुरक्षित स्थानों पर बैठकर क्यों बड़ी बड़ी जगहों पर बड़े बड़े देशों में पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे स्कूल्स को आप जला रहे हैं और हमें पत्थर हाथ में आप थमा रहे हैं 500 रुपए थमाकर। सवाल अब यह भी है, कमल किशोर जी मैं सवाल आपसे लूंगी, लेकिन एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जी, अपनी राय रखें। मेरा कहने का मतलब यह है सर कि जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा है हमारे पूरे देश को इनके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए और इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। और मैं इस काम के लिए 2000 रुपये देने को तैयार हूँ। और एक आजम खान के खिलाफ जिसने मोदी जी के लिए कहा था कि एक नालायक बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में खड़ा करा है, इसका तो कलम हूँ करके निकलना चाहिए, मेरा है विचार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये बात तो सच है कि शायद सभी को एकजुट होने की जरूरत है इस तरह के मुद्दों पर। कमल किशोर जी, अवेयरनेस की जो हम लगातार बात कर रहे हैं जो वहाँ नहीं है और उसकी भी कई अलग अलग वजह हैं, क्या ये भी एक वजह है कि नेशनल टेलीविजन पर बहुत ज़्यादा इस तरह के मुद्दों पर हम चर्चा नहीं करते? हमने देखा है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर अब कोई बात होती है तो बहुत लंबे चौड़े डिस्कशंस हो जाते हैं। कभी हमने बात नहीं कि जम्मू कश्मीर के किस तरह के हालात खराब है, माइनॉरिटी की हम बात करें, वहां के बच्चों की पढ़ाई की हम बात करें, वहां पर जिस तरीके से लगातार जो एक्सट्रीमिज्म है उसे बढ़ाया जा रहा है, उस पर भी तो बात होनी चाहिए। जनरेशंस को खराब कर रहे हैं पूरी तरह से। आपने एक ही सवाल में 3-4 सवाल पूछे हैं, मैं एक एक करके आपको जवाब देता हूँ जी। सबसे पहले तो आपने ये कहा कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, नेशनल टीवी पर चर्चा नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चर्चा ना होने से ज्यादा बड़ी समस्या ये है कि जो राजनीतिक दल हैं वो अपने कैडर के बीच जाकर के इस विषय पर चर्चा ही नहीं करते। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी एमपी एमएलए जनता के बीच नहीं गया। 131 दिन कश्मीर जल रहा था। तो जब तक राजनीतिक दल चाहे वो कोई सा भी है, उसमें बीजेपी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, किसी ने भी जिस तरह से इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था और भी कई मुद्दे उठाए गए हैं, उस तरह से कश्मीर के मुद्दे को सिर्फ घोषणा पत्र में रख दिया गया। और आप अगर
इंडिपेंडेंट और बिंदास अगर डिबेट चाहते हैं तो आप किसी भी राजनीतिक दल के नेता को यहां बुला लीजिए, मैं आपको लिख करके देता हूं कि वो भाग जाएगा। सिर्फ भाषणों में और घोषणा पत्र में लिख देंगे कि कश्मीरी हिंदुओं का ये करा जाएगा। 70 साल से 11 लाख लोग जो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान से आए थे भागकर, 65 की लड़ाई, 48 की लड़ाई और 71 की लड़ाई में आए थे, मैं उनके टच में हूं। 11 लाख लोग कश्मीरी पंडितों के अलावा जम्मू में लावारिसों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं पिछले 70 साल से। उसके ऊपर तो किसी ने चर्चा नहीं की, क्योंकि वो बेचारे लैंडलेस लेबर थे, मजदूर थे। कश्मीरी पंडित पढ़े लिखे थे, उनकी आवाज अमेरिका तक पहुंची हुई है, डोनाल्ड ट्रंप भी उनकी चर्चा करता है। लेकिन अपने ही देश में 11 लाख लोग तरस रहे हैं रोटी के लिए, काम के लिए। ना उन्हें नौकरी मिलती है, ना उन्हें हायर एजुकेशन मिलता है, और ना ही उनको कोई प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार है। तो जब तक राजनीतिक दल अपनी रैलियों में और अपने कैडर को नीचे जाने के लिए नहीं बोलेंगे जनता के बीच किसी मुद्दे को लेकर के, तब तक वो मुद्दा देश का ज्वलंत मुद्दा नहीं बन पाएगा। यहाँ पे आशीष धर, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे वहाँ के हालात के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि हमने देखा कि इंटॉलरेंस, तुरंत इस देश को इंटॉलरेंट बता दिया गया, कितना हंगामा हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे भी, उस प्लेटफॉर्म पे भी भारत को बदनाम करने की कोशिश हुई। बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोग निकल कर सामने आए जिन्होंने अवार्ड्स तक वापस कर डाले। सवाल अब ये है कि क्या वहाँ पर जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह की चीज़ों से लोग जूझते हैं उसके बारे में बताया गया है, या इनको सबको पता ही नहीं है? उससे पहले मैं एक पॉइंट, जो कमल किशोर जी ने अभी एक पॉइंट बताया कि कश्मीरी पंडितों की आवाज़ अमेरिका तक पहुंची है और वहाँ पे हुआ है। ऐसा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसी जगह पे मेंशन किया हो, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सोल्यूशन नहीं, तो नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो सबसे पहली बात जो है, कश्मीर की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए और वहाँ पे एक शांतिपूर्वक माहौल बनाने के लिए सबसे सिंपल चीज़ है कि कश्मीरी पंडित वहाँ वापस सेटल करा दिए जाएं। अब ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, ये सब जानते हैं, पर इसकी पहल जरूर होनी चाहिए और एक बहुत ही सिंसियर पहल होनी चाहिए जी। और ये रिलेटेड है दो चीजों से, एक है आर्टिकल 370 और एक है पाकिस्तान का जो इंटरफेरेंस है इंडिया के मामलों में जी। तो जो आर्टिकल 370 है उसके बारे में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है, और मैं आपके दर्शकों से भी ये निवेदन करूंगा कि आप स्वराज्य मैगजीन पे मेरे एक मित्र हैं साईं दीपक, उन्होंने, वो लॉयर हैं और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें एनालाइज किया है कि किस तरह आर्टिकल 370 हटाने के लिए स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कोई मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, और बहुत ही बढ़िया तथ्य उन्होंने प्रस्तुत किए हैं जी। तो एक तो वो हो गया, आर्टिकल 370 के बारे में चर्चा हो और चर्चा से ज्यादा उसको हटाने के लिए पहल हो, और दूसरा जो है रीसेटलमेंट के लिए, जो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान, तो उसके बारे में मोदी जी काम कर ही रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है कि जब तक पाकिस्तान है तब तक ये मसला रहेगा, पाकिस्तान जब चला जाए, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं, ये मसला अपने आप सुलझ जाएगा। लेकिन जिस तरीके के वहाँ के लोगों की भावनाओं की हम बात करें, क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब की हम लगातार इस देश में बात करते हैं, क्या हालात वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम राजनेताओं की वजह से? गंगा जमुनी तहजीब तो मैं देश की तो बात नहीं करूंगा, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं तो कश्मीर तक ही मैं सीमित रखूंगा। बिल्कुल। तो कश्मीर में ऐसा कोई कश्मीरियत या ऐसा कोई गंगा जमुनी तहजीब के नाम पे कुछ नहीं था, वहां हमेशा से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता आ रहा है। ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि आप 10वीं सदी में चले जाइए तो 100% हिंदू थे और अब 1% रह गए, तो ये तो एक ट्रेंड है जो खुद अपने आप दर्शाता है कि क्या हो रहा है जी। तो इसमें मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई, पर ये जरूर हुआ है कि एक तरह का, क्योंकि हम वहां रहते थे तो हमारी भी निजी संबंध थे बहुत लोगों के साथ, तो वो एक शांति का माहौल किसी तरह से बरकरार था, पर जब से हम निकाल दिए गए तब से वहां पे 100% एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और इस कारण से वहां रेडिकलाइजेशन बढ़ती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आज मैं ट्विटर पे अगर इंटरैक्ट करता हूं कई लोगों से जो कश्मीर से हैं, तो मुझे पता चलता है ये किस हद तक रेडिकलाइज हो चुके हैं और किस हद तक ये एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, और जब तक वापस हिंदू नहीं सेटल किया जाए तब तक ये रेडिकलाइजेशन का कोई अंत मुझे नजर नहीं होगा। बीके खन्ना लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीके खन्ना जी, वहां दोबारा से उन तमाम हिंदुओं को स्थापित करना क्या उतना ही आसान है जितना कि पॉलिटिकल पार्टी कह रही हैं, और क्या वो विल नजर आती है? नहीं, होना तो चाहिए कि वापस जाए वहां पर जैसा कि किशोर जी ने कहा है कि जरा करना मुश्किल है, तो इसके लिए काफी
या तो पहले तो विल बनानी पड़ेगी कि ये लेके जाना है वहाँ पर, और जब विल बन जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पर उसे समाधान होने के लिए बड़े बड़े जो है तरीके निकल आते हैं करने के लिए। पर पहले विल होनी चाहिए कि इनको लेके जाना है, और दूसरे जो है जो कश्मीरी पंडित वगैरह जो वहाँ से आए हैं वो भी वहाँ पर जाने के लिए। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैं गया हूँ ऑल ओवर इंडिया में, 3 और जगह पर भी है, काफी जगह पर साउथ इंडिया में भी बातें मैंने देखे हैं, कोचिन के अंदर भी है साउथ के लिए, क्योंकि खाली होटल के अंदर बताया गया कि वहाँ पर रहने के लिए वो वापस नहीं करते हैं। पीपल वांट टू गो देयर, तो ये मतलब सिर्फ बोलने से कुछ होगा नहीं ना। तो पहले लेटेस्ट से भी स्टैटिस्टिक्स कितने हैं, कितने वहाँ पर जाना चाहते हैं, अगर वो हो जाता है कि ठीक है हमने इतने हैं उनको सेटल करना, चाहे वो मैं कहता हूँ कि कश्मीर के अंदर ही जो है श्रीनगर के अंदर भी सेटल हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमें पता होनी चाहिए और पता लगे कि लोग वापस सेटल हो गए। कमल किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी खन्ना साहब नमस्कार, अब मेरी आवाज सुन पाएंगे वो नहीं? बीके खन्ना जी आप हैं फोन लाइन पर हमारे साथ? हाँ, आपने आवाज आ रही है? आपको आ रही है? मुझे आवाज आ रही है आपकी। कमल किशोर हैं हमारे साथ जो कि कश्मीरी मामलों के जानकार हैं, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, पूछे कमल किशोर जी। खन्ना साहब नमस्कार। हेलो जी सुन। हाँ नमस्कार, आई कैन हियर यू। या सर, वहां पर जो हालात है उनके लिए आर्टिकल 370 तो जिम्मेदार है ही, लेकिन जो सवाल उठाया अभी पत्रकार महोदया जी ने कि क्या कश्मीरी पंडितों को वहां बसाना उतना ही आसान है क्या, तो मैं इस चीज पर एक बात कहना चाहूंगा कि क्या कश्मीर का मुसलमान कश्मीरी हिंदुओं को बर्दाश्त करने के लिए, अपने साथ घुल मिलकर रहने के लिए, रखने के लिए तैयार है क्या? क्योंकि इस देश में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर धारा 370 नहीं है, लेकिन जहां पर इस तरह की मेंटेलिटी तैयार कर दी गई है जो कश्मीरी मुसलमान की हो चुकी है, तो वहां से भी हिंदू लोग अपने मकान बेचकर अब भाग रहे हैं। अभी मैंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करा था दिल्ली में जंतर मंतर पर, जहां पर कैराना से भागी हुई फैमिलीज थी। तो हमारे साथ में दो चीजें हैं, एक तो 370 हटाना 1000%, और उसका फार्मूला भी मेरे पास है, कभी चर्चा होगी तो इस पर विषय पर बात करेंगे जी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कश्मीरी मुसलमान हिंदुओं के साथ घुल मिलकर रहने को तैयार है? मेरे ख्याल से नहीं है। अभी एक छोटी सी पहल करी थी सरकार ने, ये जून की बात है, जून 2016 की ही, कि कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से कॉलोनी बनाई जाएगी। तो जो आतंकवादी था हिजबुल कमांडर बुरहान वानी, उसने 10 मिनट का वीडियो बनाकर ऐलान किया था कि अगर कश्मीरी पंडितों के लिए अलग कॉलोनियां बनाई गई तो हम उन पर हमले करेंगे, जिसके मैंने बड़ा पुरजोर विरोध किया था। ये 8 जून की बात है और 8 जुलाई को पूरे 1 महीने बाद ही उसका एनकाउंटर हो गया। अब जो आदमी कश्मीरी पंडितों को मारने की बात कर रहा है, सिर्फ बात कर रहा है, वो पूरे कश्मीर का हीरो है। आप क्या समझते हैं कि कश्मीर का मुसलमान बाकी दूसरी कम्युनिटीज को डाइजेस्ट करेगा? देखिएगा, मैं ये कहना चाहूंगा आपका कि ये हम सिर्फ बातचीत कर रहे हैं जी सर। हाँ, ना हमारे पास में आपके पास में स्टैटिस्टिक्स है, और दूसरा हम प्रोसेसिंग करें कि वो क्या बर्दाश्त करेगा या नहीं। अगर आप वहाँ पर देखें तो वहाँ पर जो है वह अपने जो सिख भाई लोग अभी भी वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर जगह पर, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात है कि पहले डिसाइड तो पता तो लगे कि कितने लोग हैं जाने वाले। आप भी है कोई स्टैटिस्टिक्स हमारे पास में? वो तो बीके खन्ना जी, ये भी तो हो सकता है ना कि लोग डर की वजह से, बेशक हमारे पास आंकड़े ना हो, कहने लगे कि वहाँ पर आर्म फोर्सेज वगैरह हैं, वो प्रोवाइड इनिशियली होगा सर हेसिटेशन वगैरह के अंदर, पर वो वाली है दोनों साइड के अंदर बिल होने चाहिए, क्योंकि इसमें आदमी जा रहे हैं, हम प्रोवाइड करेंगे। बीके खन्ना जी मतलब जो है उनको प्रोटेक्शन वगैरह मिलेगी, पर प्रोवाइडिंग हमें पता लगेगा कितने लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं। बीके खन्ना जी, हम हवा में ही बात कर रहे हैं कि वो लेंगे या नहीं लेंगे। नहीं, ये मैंने माना कि हो सकता है कि हमारे पास बहुत एग्जैक्ट आंकड़े ना हो, लेकिन ये भी तो आप मानिए ना कि जब जान का ही खतरा होगा, जब वो पूरी तरह से सुरक्षित ही अपने आप को वहां महसूस नहीं करेंगे, और जो वहां बचे हुए हिंदू हैं उनकी ही उतनी अगर बुरे हालात हैं, तो किसी के अंदर कैसे विल आ सकती है कि पूरे परिवार के साथ उठ के कश्मीर में दोबारा से स्थापित होने चला जाए? और कितनी सुरक्षा आप किसको मुहैया करा पाएंगे?
नहीं, एक देखिएगा, हमारे जो है, मैं एक बताऊंगा कि इससे पहले भी हमने ये कल के ये नागालैंड के अंदर जब उन्होंने जो सरेंडर किया था, मिजोरम के अंदर जब सरेंडर किया, तो आई वाज इन्वॉल्व देयर। तो मैं कहना चाहता था कि वो जो वहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे थे ये जो आ रहे हैं इनको हम मार देंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे को बहुत लोगों को मारा है। तो उनको इनिशियली क्या किया, हमने थोड़ा सा कैंप लगवाए थे उनके लिए सेपरेटली, उनको कैंप लगाया, ऐसा ऐसा उनको ट्रेनिंग दी, ऐसा किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को मतलब वहाँ पर जो है कारपेंटर बनाने, तो ट्रेनिंग वगैरह दिए। 6 महीने के लिए हुआ, 1 साल के लिए कैंप्स में रहे, उसके बाद में फिर नेचुरली घुल मिल गए, पता भी नहीं लगा। तो कहने का मतलब है कि अगर पहले विल होनी चाहिए, पहले से हम सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, हवा के अंदर बातें ही कर रहे हैं, सिर्फ अखबारों के अंदर बातें ही कर रहे हैं, सिर्फ हमने डिस्कशन के ऊपर नेशनल टीवी चैनल के लिए, हमें कोई पता नहीं है कि कितने लोग जाना चाहते हैं। नहीं, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा बीके खन्ना जी कि हम बेशक बातें कर रहे हो, लेकिन हमारे राजनेता तो बहुत ही अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। वो तो सेपरेटिस्ट के साथ बढ़ने की बात कर रहे हैं, वो हुर्रियत को आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं। बेशक उसके पीछे कोई भी कारण रहा हो, लेकिन देशद्रोह का अगर मुकदमा लगातार मांग की जा रही है तो इस पर भी सुनवाई होनी चाहिए। आशीष धर कुछ लगातार कहना चाह रहे हैं। जी आशीष जी। हाँ जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो बीके खन्ना जी बोल रहे थे उनके इस बयान से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ जी, क्योंकि अंग्रेजी में जो कहावत है ना कि पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये ऐसी वाली बात है कि एक नाव थी जिसमें छेद हो गया, उसमें पानी आ गया, लोग उससे कूद के बाहर आ गए, और अब आप लोगों से पहले पूछेंगे कि आप इसी छेद वाली नाव में वापस जाएंगे? पहले आप रूट कॉज देखेंगे, पहले आप देखेंगे कि उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या था, आपको कैसे निकाला गया, किन परिस्थितियों में आपके साथ ये अत्याचार हुआ, क्या वो परिस्थितियां बदल गई हैं, क्या वो कॉजेज जो हैं वो एलिमिनेट कर दिए गए हैं, तब उसके बाद इस बात पे चर्चा होगी कि कितने लोग जाना चाहते हैं और कितने लोग नहीं। ऐसे थोड़ी है कि आपने वहां पे कुछ चेंज नहीं किया और उसके बाद आप बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी बात, चलिए उस बात पे हम बाद में आते हैं कि इनके आगे हम कैसे देखते हैं। तो मेरा फिलहाल तो बीके खन्ना जी से यही। लेकिन एक और चीज उन्होंने बीके खन्ना जी ने जो कही कि अगर विल पावर है, अगर इच्छा शक्ति है तो रास्ते निकाले जा सकते हैं, उसके लिए कोशिशें की जा सकती हैं, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है अगर हमारे राजनेता चाहें तो। रास्ते तो राजनेताओं के पास होते, मतलब विल तो राजनेताओं की लगेगी। ये पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, ये लोगों की विल से काम नहीं होता। मेरे साथ एक दर्शक जुड़ गए, उनसे जरा मैं पहले बात कर लूं। जी, अपनी बात रखें। उदयपुर जिले से बोल रहा हूँ जी, पंडित गजेंद्र औदित जी। गजेंद्र जी, मेरा ये इतना सा निवेदन है कि जिस प्रकार आज हालात जो देश के हो रहे हैं और ये अपने देश के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, इसकी कमी केवल हमारे देश के कानून में है जी। आज कोई भी व्यक्ति आता है, देश के खिलाफ बोल देता है, देश के सैनिकों के खिलाफ बोल देता है, कड़ा कानून नहीं है। एक ऐसा कानून होना चाहिए कि देश के खिलाफ एक शब्द बोलने पर तुरंत कहने की जरूरत ना पड़े, तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाए। हमें होकर प्रदर्शन करना पड़ता है कि हमारे लिए ये देशद्रोह का मुकदमा। क्या सरकार को पता नहीं कि देश के संविधान में इस तरह की देश के खिलाफ कोई बात करने कोई कानून प्रक्रिया हो सके, सजा मिल सके? बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह की बातें रखने की जरूरत ही क्यों पड़े। कमल किशोर जी, देखिए, मैं इन दर्शक की बात जो है उसका जवाब देना चाहूंगा। ये हमारे सरकार में विल पावर होनी चाहिए। 8 अगस्त 1953 को भी जिन सबूतों के बिना पर शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करा गया था, उसमें रिकॉर्डेड टेप थे उनके भड़काऊ भाषण के और देश के खिलाफ घृणा फैलाने के, और सेम रिकॉर्ड टेप आज तो सब कुछ है, सब कुछ देश के सामने है। सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती? बिल्कुल, सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए। मैं इन दर्शक को बताना चाहता हूं, कानून सारे हैं इस देश में। एक रिकॉर्डेड टेप के और एक कागज के पत्र के ऊपर शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करा गया था, तो अब ये टेप भी तो देश के सामने है और सरकार तक, कानून मंत्रालय तक जरूर पहुंची होगी ये टेप, जिसमें वो कह रहा है कि आजादी के लिए मैं आपका साथ दूंगा और अपनी पूरे कैडर को प्रोत्साहित कर रहा है कि आप इनके साथ आइए। सिर्फ सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, ना जाने क्या मजबूरियां हैं, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कदम उठाया और ना ही जो प्रदेश सरकार है उसने अब तक कोई रिपोर्ट भेजी या कोई सिफारिश भेजी। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, चाहे ममता जी हो बंगाल से, इस देश के किसी भी राजनेता ने फारूक अब्दुल्ला के इस बयान की अब तक निंदा नहीं है। क्या एक देश की बहुत बड़ी और अनेक राजनीतिक दलों का मैं मूक समर्थन समझ सकता हूं क्या फारूक अब्दुल्ला के लिए?
ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर से वही है, कोशिश वही है ना तुष्टीकरण की, क्योंकि कोई किसी का खिलाफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि सबकी राजनीति करने की दिशा दशा वही है। सवाल अब ये कि वहाँ उस तरह के जो हालात हम देख रहे हैं, कुछ उपाय सूझता है लोगों को अवेयर करने से, वहाँ दोबारा से स्थापित करने से, वहाँ पे राजनीतिक विल अगर नजर आती है, या फिर अगर हम बात करें जो उम्मीद की जा रही थी बीजेपी और पीडीपी की सरकार, हालांकि सवाल तो यही है कि ये वही पीडीपी है जो लगातार उस तरह की बातें करती रही है, चाहे बेशक अभी पलटी मारे या फिर बेशक अलग तरह की राजनीति या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करे, लेकिन क्या हालात बदलेंगे? कुछ चेंजेस नजर आते हैं? कमल किशोर, देखिए, हालात सुधारने के दो रास्ते हैं जी। एक तो वहां पर शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, और दूसरी चीज ये है कि इन अलगाववादियों की पोल खोलते रहना चाहिए हमें, समाचार पत्रों के द्वारा, अपने भाषणों के द्वारा, लेकिन किसी में इच्छा शक्ति नहीं है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि कोई भी राजनीतिक दल फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के विरुद्ध बात ही नहीं कर रहा है। स्कूल आप जला देते हैं, समाचार पत्र वहां पर इंग्लिश का और हिंदी का होता नहीं, उर्दू का वो पढ़ा लिखा बच्चा है, पूरी तरह से कंट्रोल में है उर्दू का न्यूज़पेपर। बिल्कुल, उर्दू का न्यूज़पेपर उनकी पूरी तरह से कंट्रोल में है। सिलेबस वो होता है मदरसे में जो आप पढ़ते हैं, आप जो चाहते हैं कि वो बच्चे पढ़ें। एक तो शिक्षा का प्रचार प्रसार वहां पर नहीं है, और दूसरा इन नेताओं और अलगाववादियों की पोल खोलने वाला वहां कोई नहीं है। क्योंकि यही जो नेता थे, इन्होंने ही एक प्लेबिसाइट फ्रंट बनाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनमत संग्रह मोर्चा। 1974 में आपने 21 साल 1953 से 1974 तक 21 साल कश्मीर की जनता को बेवकूफ बना करके 1974 में आपने जनमत संग्रह की मांग को जो है सरेंडर कर दिया इंदिरा गांधी के सामने। उसके बाद आपने कहा और मुझे स्वतंत्रता चाहिए। राजीव और फारूक ने एक और अकॉर्ड किया 1987 में, जिसके तहत चुनाव हुए, और आतंकवाद असल में राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला का जो अकॉर्ड था, सैयद सलाउद्दीन जैसा व्यक्ति जो चुनाव लड़ा था, आमिर कदल शायद उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, इन्होंने चुनाव में हेराफेरी करी, उसने आवाज उठाई तो इन लोगों ने उसको पुलिस के द्वारा मारने की और उल्टी सीधी उनके ऊपर मुकदमे लगाने की धमकियां दी। और यही यासीन मलिक उसका पोलिंग एजेंट था। जब उन्होंने कहा यहां हमारा सर्वाइवल नहीं है, तब उन्होंने बंदूक उठाई है। मुझे सिंपैथी नहीं है यासीन और सैयद सलाउद्दीन के साथ में, वो भी उतने ही बड़े देशद्रोही हैं, सैकड़ों लोगों के हत्यारे हैं। लेकिन जो अव्यवस्था है, अलगाववाद है, अस्थिरता है, वो सारी की सारी कांग्रेस और अब्दुल्ला परिवार की देन है। सवाल अब ये है, क्योंकि मैं शो को वाइंड अप करने जा रही हूँ, आशीष धर, आप कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि वहाँ पे शिक्षा होनी चाहिए, और आप कह रहे हैं कि ट्विटर पे आपका एक्सपीरियंस ये है कि खूब पढ़े लिखे शिक्षित जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो भी बहुत एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ चुके हैं। तो उपाय क्या है? बहुत फोर्सफुली अपनी विल पावर को दिखाने की वहाँ जरूरत है। आप देखिए, हम पॉलिटिकल विल पावर की हम बात करेंगे। हाँ, ये तो एक आइडियल सिचुएशन है कि जो राजनीतिक दल हैं वो एक विल दिखाएं। हाँ। पर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तो मेरा इसके बारे में ये विचार है कि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनली देखें और हम एक व्यक्ति विशेष पे फोकस ना करें। फारूक अब्दुल्ला ने जो बोला वो बोला, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वो जो एक पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ। तो जिस तरह से दिल्ली में 21 एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। हाँ। और वो चुनाव आयोग के अंडर हैं, उसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी के ऊपर भी केस होना चाहिए चुनाव आयोग का, और ये देखा जाना चाहिए कि इस पार्टी को किस तरह बैन कर दिया जाए, क्योंकि पिछले 70 साल में इन्होंने अलगाववाद और सांप्रदायिकता के अलावा कुछ नहीं किया। तो इसलिए ऐसी डेंजरस राजनीति जो कर रहा है जो दल, और जिससे इतनी जाने गई, इतना नुकसान हुआ माल का, प्रॉपर्टी का, ऐसे राजनीतिक दल के अस्तित्व की क्या जरूरत है? बिल्कुल। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा, जो मेरी एक ब्रॉड अपील है लोगों से, वो ये है कि डिमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी इस सरकार ने शुरू की, उससे हमने ये खबर में सुना कि वहां के अलगाववादियों के पास कैश क्रंच हो गया, और उस वजह से जो वहां पथराव हो रहे थे वो बंद हो गए। हाँ। ये एक सत्य है। अब ये चीज जो है, अब इसीलिए अभी कुछ दिन पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों ने ये अपील की है कि हम बड़े पीसफुल लोग हैं, हम बहुत अच्छे हैं, आप यहाँ आइए, कश्मीर में कुछ दिन गुजारिए। हाँ जी, तो ये टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। तो लोगों को एक जागरूक कम्युनिटी की हैसियत से ये डिसाइड करना चाहिए कि कश्मीर में डोमेस्टिक टूरिज्म को तो बढ़ावा ना दें, क्योंकि यही पैसा अल्टीमेटली अलगाववाद की ओर जाता है।
और कम से कम ये सच्चाई तो साफ साफ नजर आती है कि आखिर वो चाहते क्या है और कर क्या रहे हैं और असलियत क्या है। जो आपने सोल्यूशन कहा कि अगर उस तरीके से कुछ कड़े कदम उठा लिए जाएं तो पूरे देश में एक बहुत ही कड़ा और बड़ा मैसेज होगा कि अगर इस तरह की चीजें होंगी तो ये प्रतिबंध और इस तरीके की सजाएं आपके लिए हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे शो में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।